कोई अभिवादन नहीं, सीधे शुरू। ये सोचने वाली बात है ना? एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज इतनी अलग, इतनी जुदा थी, वो आज लगभग गुमनाम सा हो गया है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम बात कर रहे हैं योस्के ताकाहाशी की, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कला की दुनिया में कोई कैसे याद रखा जाता है या फिर बुला दिया जाता है। और इस पहेली का जवाब किसी एक बड़ी घटना में नहीं है, बल्कि ये छिपा है उन छोटे छोटे शांत फैसलों में जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लिए। हमें बस उन सुरागों को एक साथ जोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुराग से, ताकाहाशी की परवरिश और कैसे उस माहौल ने उनके बिल्कुल ही अनोखे नजरिए को शिकिल दिया। ताकाहाशी की कहानी शुरू होती है 1956 में होकाइडो से। जरा सोचिए, चारों तरफ गहरी बर्फ और बाकी दुनिया से एक अलग थलग सा माहौल। उन्होंने आर्ट की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, सब कुछ खुद से सीखा। उनकी प्रेरणा टीवी, मैगजीनें और किराए पर मिलने वाली मांगा, इन्हीं सब चीजों ने मिलकर एक ऐसी आवाज पैदा की जो किसी और जैसी नहीं थी। होकाइडो का वही अकेलापन, वही आइसोलेशन उनके काम की सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक ऐसी बेचैन करने वाली सपने जैसी क्वालिटी उनकी कहानियों में रोजमर्रा की जिंदगी और अजीब अनौपचारिक दुनिया के बीच की जो लकीर है ना, वो हमेशा धुंधली सी रहती है। अब आते हैं सबसे अहम सबूत पर, उनकी सबसे मशहूर रचना मुगेन शिनशी, और कैसे उसने हॉरर के सारे नियम ही तोड़ दिए। और यहीं पर ताकाहाशी का अनोखापन साफ दिखता है। देखिए, जो ट्रेडिशनल हॉरर होता है वो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, लेकिन ताकाहाशी का हॉरर वो अजीबोगरीब लॉजिक पर चलता है। यहाँ हीरो हमेशा जीते जरूरी नहीं, असल में ज्यादातर कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। ये डर से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। उनका जो हीरो है मामिया म्यूगेन, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, वो बस एक गवाह है जो चीजों को होते हुए देखता है। और उस जमाने के लिए ये एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही नया आइडिया था। लोग तो एक साफ सुथरे एंड की उम्मीद करते थे, और शायद यही एहसास वो देना चाहते थे कि दुनिया समझ से परे है। ये उनके आर्ट का कोर मैसेज था कि हर चीज को समझा नहीं जा सकता। तो अब देखते हैं कि वक्त के साथ उनका स्टाइल कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे वो और गहरा और ज्यादा साइकोलॉजिकल होता गया। उनके आर्ट का एवोल्यूशन बिल्कुल साफ है। पहले 80s की शुरुआत में उनका फोकस सुपरनैचुरल हॉरर पर था, बाहर के दानवों पर। फिर 90s आते आते कहानी का विलन बाहर नहीं, अंदर आ गया। इंसानी इच्छाएं, गलत फहमियां, साइकोलॉजी। और 2000 के बाद तो हॉरर एक झटका नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी फीलिंग बन गया जो पीछा नहीं छोड़ती। और इस बदलाव को समझने की चाबी वो खुद ताकाहाशी के शब्दों में है। उन्होंने कहा, मैं लोगों को डराने के इरादे से नहीं बना रहा हूं। उनका मकसद डराना था ही नहीं, बल्कि कुछ और महसूस कराना था। तो उन्होंने हॉरर को बाहर की दुनिया से उठाकर हमारी दिमाग के अंदर रख दिया। यानी जो असली मॉन्स्टर है वो बाहर से नहीं आता, वो पहले से ही घर के अंदर है। तो फिर मांगा की इतनी बड़ी हिस्ट्री में ताकाहाशी कहाँ फिट होते हैं? उनका असर भले ही शांत हो, पर बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझते हैं, पहले आए काजुओ उमेज़ू जैसे पायोनियर्स, जिन्होंने हॉरर को रियलिटी पर सवाल उठाने का जरिया बनाया। फिर आए ताकाहाशी, जिन्होंने इस नींव पर हॉरर को अंदर की तरफ मोड़ दिया, उसे पर्सनल और साइकोलॉजिकल बना दिया। और इसी ने जुंजी इतो जैसे आर्टिस्ट्स के लिए जमीन तैयार की। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जुंजी इतो पर ताकाहाशी का असर उनके आर्ट स्टाइल का नहीं था, उनके कैरेक्टर टाइप्स का भी नहीं था। असर था स्ट्रक्चर का। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने से साफ मना कर देता है। यही ताकाहाशी की असली लेगेसी है, उनके आइडियाज, ना कि सिर्फ उनकी ड्राइंग्स। तो चलिए वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। सारे सुरागों को जोड़कर देखते हैं कि जवाब क्या मिलता है। तो ताकाहाशी की अपील का राज क्या है? ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि उनके अलग थलग माहौल, उनके दौर और उनकी सच्ची कलात्मकता का एक नतीजा है। उन्होंने हमेशा आसान जवाबों पर सवाल उठाए। उनका काम कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो याद दिलाता है कि कुछ चीजें बस रहस्यमयी रहने के लिए ही बनी हैं। जैसा कि वो कहते थे, उन्हें रहस्यमयी चीजों को जैसा है वैसा ही दिखाना था। और यहाँ एक आखिरी सवाल उठता है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज के लिए क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या सबसे बड़ी ताकत इस बात को मान लेने में है कि हर चीज का जवाब नहीं होता?
क्या असली पावर मिस्ट्री को एक्सेप्ट करने में है,